नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे की पुस्तक पूर्वांचल नामाख्यान इसके साथ उपस्थित हूं, स्थानों के नामकरण का इतिहास। यह पुस्तक गोरखपुर और उसके आसपास के परिक्षेत्र में जो स्थान हैं उनका नाम किस तरह से रखा गया उस पर आधारित पुस्तक है। वैसे सामान्य तौर पर आप जिस शहर मोहल्ले में रहते हैं, कभी आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, यह ज्ञात नहीं कि आखिर इस जगह का नाम जो है वह क्यों पड़ा। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कृष्ण कुमार जी का कहना है कि दरअसल राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, वैयक्तिक, आर्थिक कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन स्थान का जो भी नाम है यह आपको जानना चाहिए कि कुछ न कुछ उसके साथ इतिहास और संस्कृति जरूर जुड़ी होती है। भाषाओं का भी अपना महत्व होता है और इसीलिए शब्द नाम जो ये नाम हैं स्थानों का, उनके अंदरूनी उनकी तह में जाना, उनके अंतस में जाकर झांकना अपने आप में बहुत ही मज़ेदार बात है। जब गोरखपुर से संबंधित पूर्वांचल नामाख्यान पुस्तक पर कृष्ण कुमार जी काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आखिर गोरखपुर इलाके में वहाँ पे ही इनका जन्म हुआ है, भस्मा गांव में। तो उन्होंने कहा कि आखिर इस परिक्षेत्र में जो भूगोल है, जो इतिहास है, जो यहाँ नाम है, आखिर उसके बारे में कुछ काम किया जाए ताकि अपनी माटी को, अपने कस्बे, अपने गांव, अपने लोगों की जो चेतना है उनमें यह बात भरी जाए कि आखिर क्या वजह थी कि इस स्थान का नाम गोरखपुर क्षेत्र में अलग अलग नाम अलग अलग जगहों के किस रूप में हुए। उसमें इस्लाम का क्या प्रभाव था, उसमें वैदिक कालीन इतिहास की क्या भूमिका थी, किस तरह से गुरु गोरखनाथ वहाँ आए, किस तरह से पुर वहाँ के नामों से जुड़ा और मुस्लिम नाम किस तरह से पड़े, यह भी इस पुस्तक में रखा गया है। कृष्ण कुमार जी ने इतिहास लेखन में आईने गोरखपुर, सरजू पार के युग पुरुष, पूर्वांचल में स्वाधीनता संघर्ष और रियासत ए गोरखपुर पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। चूँकि इतिहास पर लगातार काम करते रहे हैं और वहाँ का जो इस क्षेत्र का क्रांतिकारी राज परिवार है जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, उससे बहुत प्रभावित रहे हैं। और यही वजह है कि उनका कहना है कि दरअसल हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है यह संस्कार जिसको हम नामकरण कहते हैं। ऐसा नहीं है। एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ होता है और उसका उदाहरण वो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस दोहे से देते हैं रामचरितमानस में, जो है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उनका कहना है कि दरअसल स्थानों के नाम जो है उनके संस्थापकों, उन स्थान पर जुड़े महापुरुषों, देवी देवताओं, जाति सेनानायक, प्राकृतिक विविधता, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, किसी भी कारण से हो सकते हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हमारी माटी, जहाँ हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जहाँ हम पैदा हुए, आखिर उनके नाम कैसे हुए। गोरखपुर जनपद में जो अलग अलग स्थान है, असुरना, दियारी बाग, अलहदादपुर, अलीनगर, इनसे लेकर उन्होंने बहुत सारे महलों का जिक्र किया है। गाजी रौजा, घोष कंपनी, तुर्कमानपुर, इस तरह से उन्होंने लगभग 50 से अधिक स्थानों के नाम लिखे हैं। बागों का नामकरण किस तरह से हुआ, आम बाग, कौआ बाग, रानी बाग, जमुनहिया बाग, दशहरी बाग, लीची बाग, पक्की बाग, इनका जिक्र किया है। जो अलग मोहल्ले हैं, आधुनिक मोहल्ले हैं, गोरखपुर के जो कस्बे और गांव हैं उन पर नज़र डाली है। देवरिया जनपद के कस्बों पर भी उन्होंने नज़र डाली है। वहाँ के गांव पर कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, बलिया जनपद पर नज़र डाली है। जातियों पर जो आधारित स्थान है, देवताओं पर जो आधारित नाम है और सेनानायकों पर जो आधारित नाम है, उनकी भी बात की है और एक तरह से पूर्वांचल के इतिहास पर समग्र दृष्टि डाली है। गोरखपुर में एक बाजार है दीवान दयाराम।
उसके इतिहास पर। जैसे दीवान दयाराम सुनने से आपको ये तो समझ में आएगा कि दीवान दयाराम नाम का कोई आदमी था, लेकिन ये कौन था? तो उनका इतिहास 350 वर्ष पुराना है। और इतिहास ये है कि लोग उस इलाके से राम जन्मभूमि का दर्शन करने जाते थे। जलदस्यु जो है वह लूटपाट करते थे, उनको लूट लेते थे। अयोध्या के राजा को ये जानकारी मिली तो उन्होंने अपने सिपह सालार दयाराम को वहाँ भेजा और उनके काम से, उनकी दायित्व से खुश होके उर्दू बाजार के पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र की जमींदारी उनको दे दी। अब दयाराम ने वहाँ जो है अपने लोगों को राप्ती नदी के आसपास वहाँ बसाना शुरू किया। वो लोग व्यापार करने लगे, सोने चांदी के व्यापारियों की संख्या बढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग रहने लगे और फिर वो जो है पूरे मोहल्ले का नाम ही दीवान दयाराम मोहल्ला रख दिया गया। कृष्ण कुमार जी का कहना है कि ये कपोल कल्पित बात नहीं है, बल्कि अहमद शाह अब्दाली की पुस्तक महबूब अल तवारीख में इस मोहल्ले के इतिहास को जोड़कर देखा जाता है। अब धर्मशाला बाजार हो, नक्खास हो, इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से बेतिया हाता के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से 1801 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया और उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई और शाहपुर स्टेट के शाह इनायत अली ने भी उस क्रांति में भाग लिया था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से उस युद्ध में बाद में हमारे क्रांतिकारियों की हार हुई थी और उस हारने के बाद ये स्टेट 3 हिस्सों में बटा और बेतिया की रानी जानकोरी ने एक हिस्सा, उसका 3 हिस्सा जो है खरीद लिया इस स्टेट का, शाहपुर का, क्योंकि कंपनी सरकार ने कब्जा करने के बाद उसको नीलाम कर दिया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया, जो शाहपुर स्टेट के शाह इनायत अली थे। तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया विद्रोह करने के चलते और इस स्टेट को नीलाम किया। तो बेतिया की रानी जानकोरी ने खरीदा और वो गोरखपुर में जमींदारी खरीदने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपना हाता बनाया और चूंकि वो बेतिया की रानी थी, इसलिए जहाँ उन्होंने अपना बसाना शुरू किया गोरखपुर में, उसको बेतिया का हाता कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उनके कर्मचारी रहते थे और फिर वो स्थान धीरे धीरे बड़ा बना और फिर कमिश्नर हाउस उसको स्टेट कोठी को बना दिया गया। इसी तरह से लाल डिग्गी मोहल्ले का इतिहास तो 500 वर्ष पुराना है। इतिहासकार दानपाल सिंह का कहना है कि ये जो है जो बड़े भाई को राजगद्दी मिलती थी और दूसरे भाई को जो उसका सहयोगी होता था राजा का, उसको लाल साहब कहते थे। तीसरा भाई बाबू कहा जाता था। तो इसी तरह से जब ये किला, इस किले के पास में जो है राजकुमार को चूँकि दूसरे नंबर के थे तो उनको जो जगह दी गई उससे लाल साहब की डिग्गी बनी और बाद में धीरे धीरे उसमें से लाल साहब की गायब हो गया और लाल डिग्गी रह गया। तो इसी तरह की कहानियाँ हैं इस पुस्तक में जो इसको खास बनाती हैं। कपिल वस्तु से लेके धर्मसिंहवा से लेके अलग अलग स्थान, अलग अलग किस तरह से उनके नामकरण पड़े। संदर्भ ग्रंथ भी का भी उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, मौलवी खैरुद्दीन मोहम्मद या दूसरे लोगों ने हिस्ट्री में क्या लिखा है और उसका उन्होंने उल्लेख किया है। जातियों पर आधारित स्थान का केवल नामोल्लेख किया है, सेनानिकों पर और देवताओं पर उनका केवल नामोल्लेख किया है, उसके बारे में विस्तार से नहीं लिखा है, क्योंकि देवताओं के नाम आपको और हमको पता ही है। सेनानायकों का नाम भी आधुनिक पीढ़ी जानती है। अगर आप पूर्वांचल के इतिहास को समझना चाहते हैं, वहाँ के स्थान का नामकरण किस तरह से हुआ यह समझना चाहते हैं, तो पूर्वांचल नामाख्यान पुस्तक आपकी बहुत मदद कर सकती है। 299 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है। सजिल्द और अजिल्द दोनों संस्करणों में पुस्तक उपलब्ध है। अजिल्द संस्करण का मूल्य 299 और सजिल्द का 499। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जो आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।